हेलो बच्चों। चलो हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, मृदा में अभिक्रिया, जो भी फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे। तो अब तक हमने यूरिया की बात कर ली है। आज हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर की बात करेंगे, डीएपी की बात करेंगे, हम लोग डाई अमोनियम फॉस्फेट की बात करेंगे। तो देखो देखो जी, जितने भी बच्चे हैं, है ना, सिलेबस तो करवा देंगे, सिलेबस की टेंशन नहीं है ना। बस जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो। अगर किसी के पास बुक है तो बुक से भी एक बार वो रिवाइज जरूर करेगा। समझ में आ गई बात? बुक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आसपास दुकान में जाओ, बुक अवेलेबल है, आराम से आपको बुक मिल जाएगी। क्योंकि बुक होना देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी जानते हो इतनी ज़्यादा थ्योरी बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल होता है ना। और मैं बोल के लिखवाऊँ वो भी लाइव क्लास में मुश्किल होता है। तो सबसे बढ़िया है, मैं वैसे कवर तो 95% कवर करता हूँ, मैं पूरा कवर करता हूँ, ये मान के चलो तुम लोग। बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, लेकिन फिर भी एक बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ा है उसको तुम किताब से भी देखो, उसके बाद तुम नोट्स बनाओ। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों पे अप्लाई बात होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो जी, बात कर रहे थे हम डीएपी की, चैप्टर नंबर 8 की। डीएपी की बात कर रहे थे। ये होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? डीएपी की बात करें, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, वो ये होता है NH4 का NH3 का सॉरी NH3 का हॉल्ट वाइज HPO4। ठीक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, चलो ये वो बात मैं आगे बता दूंगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, याद रहेगा। अगला है पॉइंट जो है वो है किसानों द्वारा, फार्मर द्वारा, किसानों द्वारा या फार्मर द्वारा, फार्मर द्वारा फॉस्फेट का जो जितने भी फर्टिलाइजर्स आते हैं, कौन से? फॉस्फोरस वाले, फॉस्फोरस वाले जितने फर्टिलाइजर हम पढ़ते हैं, इसमें ये मैक्सिमम यूज में आता है, ये वाला मैक्सिमम यूज में आता है, अधिक प्रयोग में आता है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलो देखो, अगर डाइअमोनियम फॉस्फेट है, अगली बात करें तो डाइअमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 18%, और जो इसमें फॉस्फेट होता है HPO4 -2 माइनस वाला, इसके अंदर होती है 46%। कभी कभी जेट में कंफ्यूजन हो जाता है जेट वाले बच्चों को कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है 46% और डीएपी में फास्फोरस कितनी है 46%। समझ में आ गई बात? जो फॉस्फेट काम मिले, जो फास्फोरस काम मिले, वो कितनी है? तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ फॉस्फेट या फास्फोरस कितनी है 46%। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? देखो, इसके संगठन की बात कर लेते हैं हम लोग। इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, कंपोजिशन में एक बात ध्यान रखना सभी लोग, है ना, इसमें जो नमी होती है, नमी या मॉइस्चर, इसमें नमी या मॉइस्चर 1% के आसपास होती है। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम आयन के रूप में होती है, तो इसमें अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, इसमें नाइट्रोजन किस रूप में होती है? अमोनियम आयन में ये होती है 18%। देखो, इसी की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? अमोनियम आयन में। ठीक है, इसमें जो फॉस्फेट होती है, कौन सी?
H2PO4 HPO4 माइनस 2Y 2 माइनस वाई, ये होती है इसके अंदर 46%। ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, इसी में वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट इसमें होती है 41.5%। याद रहेगा सभी को अच्छे से। ठीक है, जल विलेय फॉस्फेट। सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फॉस्फेट है जो जल में विलय होता है, तो कौन सा है? HPO4 2 माइनस। ध्यान रखना, जल विलय फॉस्फेट कौन सा है? आप याद रखना HPO4 2 माइनस। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया। ठीक है, याद रहेगा जल विलय कौन सा है, जानना। एक H2PO4 माइनस भी आएगा और एक HPO4 2 माइनस भी आएगा, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है। समझ में आ गई बात? चलो एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया 1% 18%, फॉस्फेट 46% और वो 41%, जल विलय फॉस्फेट HPO4 2 माइनस। चलो नोट करो। याद रहे, जैसे यूरिया हमने पढ़ा था वैसे हम ये वाला पढ़ रहे हैं। बाकी सब जीवन में आनंद चल रहा है तुम्हारे? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है? बता रहा नहीं तो चलो। अच्छा, ये परछाई क्यों आती है? रात में बनता है बेटा वीडियो, है ना, इसलिए आती है। सोचो, रात में नहा धो के बनाना पड़ रहा है और तुम लोग हो कि पढ़ते नहीं हो। करो करो, कोई बात नहीं। देखो एग्रीकल्चर वाले जितने भी हैं, हाँ तुम्हारा भी लाइट टेस्ट लूंगा, लेकिन तुम्हारी क्वांटिटी है ना, देखने की क्वांटिटी बच्चों की बहुत कम है जैसा मुझे लगता है ना। देखते तो तुम भी हो, लेकिन एट ए टाइम, मतलब जैसे आज वीडियो तो आज को नहीं देख रहे, बहुत कम होंगे। 80% लोग ही हैं जो आज ही देख लेते हैं, 20% इसी को 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, शायद पुराना काम रिवाइज कर रहे हैं। संडे आ रहा है, इस संडे तक सारा काम कंप्लीट कर लो पूरा। मैंने लास्ट टाइम भी 1 दिन का टाइम दिया था तुम्हें करने को। समझ में आ रही बात? तो रेगुलर देखो करोगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो तुम्हारा ही लोड बढ़ेगा, क्योंकि देखो क्या पता किसी दिन वीडियो 1-2 घंटे का बन गया, है ना, बन जाएगा किसी, अभी पता है 4 घंटे 2 मिनट के क्वेश्चंस का बन गया था, तो वैसे ही हो जाएगा कभी तुम्हारे साथ भी। तुम बोलोगे सर ये ऐसे और ये ऐसे हो गया, हटा दूं? हटा रहा हूँ। देखो उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। गुणों की बात कर लेते हैं। ये दानेदार होते हैं ग्रैन्युलर फॉर्म में ना, ठीक है। दानेदार होने के कारण ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जल में विलय, समझ में आ गई बात? दूसरा, इन्हें नमी वाले या फिर शुष्क वाले, नम व शुष्क दोनों प्रदेशों में, नम और शुष्क, मॉइस्चर और ड्राई प्लेस दोनों में यूज किए जाते हैं, दोनों में प्रयोग, ड्राई प्लेस दोनों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, जो आपको याद रखनी है। देखो रिएक्शन इन मृदा में अभिक्रिया, रिएक्शन इन सॉइल, ठीक है। देखो रिएक्शन इन सॉइल में पहली बात करते हैं,
ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है इसके अंदर, 18%। दूसरा पॉइंट, फॉस्फोरस कितनी परसेंट होती है इसके अंदर, 46%। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो वो होती है अमोनियम आयन के रूप में। चौथी बात, फॉस्फोरस किस फॉर्म में होती है इसके अंदर, तो HPO4 माइनस फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म लिखा है, ठीक है, रूप में, याद रहेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, अमोनियम आयन। क्या पौधे सीधा अमोनियम आयन लेंगे क्या, नहीं, अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट आयन में। बहुत बढ़िया। तो पांचवा पॉइंट क्या होता है, अमोनियम आयन, ठीक है, किसके द्वारा अधिशोषित होते हैं, एड्जॉर्प्शन होता है इनका अधिशोषण होता है। तो मृदा कोलाइड द्वारा अधिशोषण होता है, किसके द्वारा, ये मैंने पहले बताया था, क्योंकि देखो ये प्लस है और मृदा कोलाइड्स में माइनस होता है। ये आपने थर्ड चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, मृदा कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स, समझ में आगे बात। पांचवी बात करते हैं हम लोग, छठी बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अमोनियम आयन जो होता है परिवर्तित होता है, कन्वर्ट होता है किस रूप में, नाइट्रेट आयन में। समझ में आगे बात। और एक बात ध्यान रखना, आपको कैसे लिखना है, अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन में परिवर्तित होते हैं, और ये नाइट्रेट आयन पौधों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पौधों द्वारा प्रयोग, समझ में आ गई बात। एक बात है, इनका प्रयोग है ना बुआई से पहले करते हैं। जब हम खेत जोतते हैं ना, तो जैसे हम प्लांट को बोते हैं ना, उससे पहले हम इसका यूज कर लेते हैं। समझ में आ गई बात, तो ध्यान रखना। चलो, हो गया होगा। अब इधर देखो, अमोनियम आयन मिल गया, इसका मतलब आपको क्या देखा, H+ आयन। तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। अगला है, इसे हल्की, मध्यम वो भारी मृदाओं में प्रयोग में लेते हैं, तीनों मृदाओं में। ठीक है, लाइट वेट, मॉडरेट वेट और हैवी वेट सॉइल में इसका यूज होता है। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को, है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। पहली कैसी, दानेदार गेंदे रूप में होते हैं, जिसके कारण वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नम व शुष्क दोनों में प्रयोग होते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसमें जो ये ड्राइनेस होती है, इसकी शुष्कता, मॉइस्चर इसमें थोड़ी कम होती है ना। मृदा में अभिक्रिया, नाइट्रोजन 18%, फॉस्फोरस 46%, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन किस रूप में होती है, अमोनियम आयन में। फॉस्फोरस किस रूप में रहती है, फॉस्फेट आयन में। ठीक है, अमोनियम आयन क्या करता है, मृदा कोलाइड द्वारा अधिशोषित होते हैं। अमोनियम आयन किससे प्रवृत्ति होती है, नाइट्रेट के द्वारा। अम्लीय प्रवृत्ति होती है हल्की, मध्यम, भारी और मृदाओं में प्रयोग होती है। लाइट वेट, मॉडरेट वेट और हैवी वेट सॉइल में इसका यूज लेते हैं। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। हो गया, चलो नोट करो फटाफट। और ध्यान रखना, बुआई से पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिटा दिया जाए अब तो नहीं। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा, फटाफट बताओ। दानेदार ग्रेन्यूल, वाटर सॉल्युबल, जल में विलेय, नम एवं शुष्क दोनों प्रयोग, मॉइस्चर एंड ड्राई प्लेस, है ना, मृदा में अभिक्रिया, ये सब मैंने बता दिया आपको। याद है ना, अमोनियम आयन को नाइट्रोजन कौन कौन करता है, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर, याद है, याद है।
चलो अच्छी बात है। और ये एसिडिक नेचर की हो गया, याद है ना, अमोनियम आयन वाटर रिएक्शन करेगा, अमोनियम कार्बन बनाएगा, अमोनियम कार्बन के बाद में याद है अपने अमोनिया से करवाया था, तो इसने H+ भी दिया था अपने को एक्स्ट्रा, नवजात हाइड्रोजन देती। और ये नवजात हाइड्रोजन कैल्शियम आयन, ये जो क्ले क्रिस्टल थी याद है अपन बनाया था और H को रिप्लेस किया था यूरिया वाले में, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान रखना और इसको अच्छे तरीके से लिख लेना। हो गया, मिटा दिया जाए, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब तो तुमने कर लिया होगा। और बुआई से पूर्व इनका प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हमने क्या पढ़ा, डीएपी पढ़ा, इसे पूछा गया था, देखो डीएपी में क्या पढ़ा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें फास्फोरस भी होती है, नाइट्रोजन इसमें कौन सी फॉर्म में होती है, NH4+ फॉर्म में होती है, अमोनियम आयन के रूप में होती है, और इसमें H4। इसमें ये नाइट्रोजन कितने % होती है, और इसमें नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस कितने % होती है, इसमें ये अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होता है, कौन करेगा, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट आयन में करेंगे, समझ गए। और यहां पर ये क्या होता है, जल में विलय होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसमें से कितना % सॉल्युबल होता है, 41.5%। समझ में आगे बात, ये तो ये सारी बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलो जी, ये नाइट्रेट सीधा प्लांट द्वारा यूज होता है, और ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण प्लांट में जो वाटर्स होते हैं, प्लांट में ना सब घुल जाते हैं ना, पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बस इतना ही बताना, इस बात तो क्या बताया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनका प्रयोग, इनका जो स्प्रे होता है वो बुआई से पहले होता है, जब हम फसलें वगैरह बोते हैं उससे जस्ट पहले होता है। और यूरिया का याद है ना, बाद में करते हैं जब फसलें बड़ी हो जाती है, पैडी क्रॉप्स में करते हैं, धान की फसलों में, अमोनियम आयन के रूप में, याद आ गया है ना, तो वो सारी चीजें थी। चलो नोट कर लो, कन्वर्ट नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रेट आयन, प्लांट यूज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फुल नेम जान गए, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। चलो एक बार ये जो बोर्ड पे किया है इसको उतार लो, है ना। और ये नेचर कैसी होती है, नेचर एसिडिक होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। समझ गए सभी लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ होनी भी नहीं चाहिए किसी को दिक्कत। अब डीएपी खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट, फिर हम पढ़ेंगे डीएपी, फिर हम पढ़ेंगे एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, फिर पढ़ेंगे एमओपी, फिर पढ़ेंगे एसओपी, फिर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो क्लास थोड़ी इसलिए छोटी बन जाती है ताकि आप लोग को नोट ज़्यादा करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप एक क्लास अगर 25 मिनट की है ना, तो ये मान के चलो आपको 1 घंटे का टाइम लगेगा विद नोट्स, ठीक है। अगर 1 घंटे की क्लास होगी तो आपको 2 घंटे लगेंगे। तो इतना फ़ोन के सामने बैठने की प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि आप पहले देखते हो, फिर पोस्ट करते हो, फिर उतारते हो, फिर है ना बुक पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाओगे। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को देखो, करो। हो गया, चलो कर लिया होगा वैसे तो।
और ध्यान रखना इस बार जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो बाकायदा लाइव लेने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बता दें, देखो जेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जेट वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप भी आगे चल के क्या तैयारी करोगे, आप जेट की तैयारी करोगे। जेट में भी क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। तो देखो जो अभी प्योर केमिस्ट्री की मैं जो टेस्ट लेता हूँ ना, अगर तुम्हें टाइम मिलता हो तो तुम उसको अटेंड किया करो, एक बार देखा करो कैसे सवाल आते हैं, है ना। तुम्हें पता होता है कि मैंने क्वेश्चन सीरीज बना रखी 4 घंटे की, है ना। तो अगर तुम्हें लगता है यार तुम्हें जेट की तैयारी करना है ना, तो तुम उसको भी देखा करो, क्योंकि वो तो तुम्हारे रिलेटेड है। 12th के बाद तो जेट ही करनी है तुम्हें, जेट ICR में जाना है। तो वो जो 4 घंटे के क्वेश्चन बना रखे हैं ना, उनको अगर जो बच्चा करना चाहता है वो एक कॉपी ले, उन क्वेश्चंस को नोट करे। 500 क्वेश्चन है, रोज के अगर 15-20 भी करता है ना वो, तो भी बहुत है, सफिशिएंट है उसके लिए। और जो जेट ICR के जितने बच्चे हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर नहीं की, जो मैंने 4 घंटे 20 मिनट का जो आपके लिए बनाया है, देखो उन क्वेश्चन को आप करो। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, मुझे मैसेज करके बोलो सर ये समझ में नहीं आया, इसका आंसर हमें बताओ। अगर नहीं आंसर होगा तो मैं बताऊंगा आपको, उसके अंदर आपको डाउट होगा, लेकिन आप करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। कुछ बच्चे होते हैं देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनका सिलेक्शन थोड़ी ना है। उनको देखो, उनको कॉपी में नोट करो, हाँ या नोट करके मुझे इस चीज को फॉलो करना है। सर ने जैसे बताया कि 500 क्वेश्चन है, मान लो 500 प्लस है, पहले ही बनाए थे 200, तो कम से कम 700 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आप वो 700 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ अगर एक बार आपने लिख के देख के लिख लिया ना, तो समझ लो उनके आंसर भी आपको याद है। और एग्जाम में मान के चलना, जितने भी जेट वाले बच्चे मान के चलना, 40 में से उसमें से आपको कम से कम 25 मिलेंगे। और 10 तो मैं एग्रीकल्चर के अलग बनाऊंगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग है पूरे के पूरे। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से करो। एग्जाम बिल्कुल 2 तारीख को होगा, टाइम से होगा, खासकर जेट वाले बच्चे टाइम से बेटा एग्जाम होगा। तो अगर जो ऐसे आराम से बैठा है, मजे कर रहा है, और अगर 1-2 लेसन छूट गया तो छोड़ दो ना, उसके लिए रो क्यों रहे हो। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ, सर ये छूट गया, अरे कोई बात नहीं, छोड़ दे यार, तुझे जो जितना पढ़ा है वो तो याद कर ले, वो भी तो याद नहीं है तुम्हें। अगर एक चैप्टर छूटता, क्या पता उससे सवाल ही नहीं आए तो तुम चैप्टर के पीछे पड़े। बहुतों को मैंने देखा मुझे मैसेज करते हुए, सर वो चैप्टर नहीं है। अरे एक चैप्टर नहीं है तो क्या हो गया, छोड़ो ना उसको यार, क्योंकि 20 दिन में अब तुम रिवाइज करोगे, नए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, पॉलीमर मैंने पढ़ा दिया, देख लो पॉलीमर को, है ना। तो जो AG का बच्चा है वो मेरा रियल केमिस्ट्री का वीडियो भी देख सकता है आराम से, है ना। लेकिन जो 12th वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जेट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तो वो 11th पढ़ के आए अभी, है ना। उन 4 घंटे क्वेश्चन को देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे हमको हेल्प मिलेगी। समझ में आ गई बात। तो एक बार आप कोशिश करना कि रफ कॉपी लेके बैठो, रोज की ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन बहुत है ना। 5 महीने में तुम सारे लिख दोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रोज के 10 से 12 जो बच्चा जेट की तैयारी करे मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और जितने भी जेट वाले बच्चे, वो एक बात सुन लो बेटा, तुम्हें ऐसा लगता हो कि बच्चे तैयारी नहीं करे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर पढ़ाई में लगे हुए हैं, दिन रात एक करके सभी यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं ना कि लड्डू कौन खाएगा, तो सब यही सोच रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, लेकिन सब मन लगा के बढ़िया पढ़ेंगे, सबको ये लगा कोई और तैयारी कर रही नहीं, हम ही कर रहे हैं बस। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, तुम इस गलत फहमी को दूर कर लो, है ना। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो ये सोच रहे एग्जाम आगे चला जाएगा, तो नहीं जाएगा, वो जो उस भरोसे बैठे हैं। तो रेगुलर आप देखो, है ना, टाइम भी हो गया। और जो बच्चे बोले थे हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, अब तो मैंने 700 क्वेश्चन दे दिया, अब करो ना बैठ के, अब क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है, आंसर है, उनके सॉल्यूशन है ना। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, एक बार मैं 50 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, है ना। आपको पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल 50 टॉपिक रहेंगे, 30-40 जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम उनको रिवाइज करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो देखो रेगुलर है ना, ध्यान दो इस चीज में, जो ध्यान देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि होता नहीं, जब सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत दुख होता है कि पास वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने भी बहुत की थी, लेकिन उस बंदे ने सिस्टमेटिक पढ़ाई की थी। तो तुम्हें भी सिस्टमेटिक करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। और जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो टेंशन की नहीं है, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम उनको पढ़ो, तुम बुक से पढ़ो, तुम आराम से तुम्हारे 12th बोर्ड में अच्छे % बन जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों के बहुत अच्छे बने थे, तुम्हारे बनेंगे। मैं जिनको पढ़ाता हूँ हमेशा बनते हैं। एवरेज भी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बहुत मतलब ऑसम रहा, है ना। तो तुम्हें भी ऑसम ही रखना है, लाज बचा के रखनी है, इज्जत नहीं गिरानी मेरी, है कि 9 से ने बढ़ाया तो नंबर नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ में। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चल यार DAP कंप्लीट हो गया, कल कोशिश करूंगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ा पाऊँ, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।